चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज हम लोग का मैग्नेटिज्म का जो क्लास है वो लास्ट रहेगा। और कल हम लोग जो क्लास करेंगे वो सुरक्षा पढ़ेंगे, सेफ्टी एंड सुरक्षा वाला चैप्टर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आपका ट्रांसफार्मर वगैरह आ जाएगा, मशीन वगैरह आ जाएगा। तो आज मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगा। और मैग्नेटिज्म में जो सवाल बने हैं, देखिए अभी जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ है वो पूछा गया सवाल आपके सामने एक है, एक शिफ्ट में पूछा गया है। तो जो भी पढ़ते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के सवालों को देखिए, तब चीज़ें आपको क्लियर रहेंगे। बहुत ही आसान सवाल पूछा है। कह रहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक वैद्युत रासायनिक सेल के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में क्या है। सवाल नंबर 53 है। और ऑप्शन नंबर ए में लिखा प्राथमिक और द्वितीयक सेल में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल अंतर है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में। जब 4 नंबर पे जाइएगा, जो ऑप्शन सही है उसमें लिखा है कि प्राथमिक सेल को पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता और द्वितीयक सेल को पुनः अवशोषित किया जा सकता, मतलब चार्ज किया जा सकता। हम आपको बताए थे कि प्राथमिक सेल को आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन द्वितीयक सेल को आप चार्ज कर सकते हैं, बार बार उपयोग में ला सकते हैं उसको चार्ज करके। तो इसी को आवेशित शब्द लिखा। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था। और देखिए जो जितने भी सारे चैप्टर्स हैं, लगभग ट्रेड में भी अगर मान के चले तो लगभग 30-35 टॉपिक्स जो है, जब उतना पढ़िएगा तब जा कर के क्वालिफाइंग मार्क्स आप 35-40 नंबर ला पाइएगा। क्योंकि हर एक चैप्टर से लगभग 2 सवाल, 3 सवाल, 1 सवाल रहते ही हैं। और सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर से, आर्थिंग से और डीसी मोटर से, ये सबसे ज़्यादा सवाल मिलेंगे। तो ये सब अभी पढ़े नहीं हैं, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं पढ़े, आर्थिंग वगैरह नहीं पढ़े, तो ये सबसे ज़्यादा सवाल आप लोग को देखने के लिए मिलता है। तो इसको पढ़ेंगे और रिजल्ट जैसा ही आएगा, मतलब कि मान के चलिए रिजल्ट 20 मई तक तो एएलपी का देना चाहिए। लेकिन देखिए क्या होता है, ग्रुप डी का भी हो चुका है टाइम। ऐसे ग्रुप डी का 22 मई तक रुके हुए हैं टीचर की, थोड़ा सा देख लेते हैं कोर्ट केस के मामला का। उसके बाद में एक ट्विटर कैंपेन जरूर होगा। अगर 24-25 मई तक नहीं आया ना तो जरूर ट्विटर कैंपेन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मोबाइल चार्ज में हम लगा लेते हैं, उसके बाद में हम शुरू करते हैं, ठीक ना। चलिए तो चलिए ये सवाल आपको आसान था और आइए हम लोग आज पढ़ेंगे और इसको समाप्त करेंगे। और देखिए जो भी चीज़ें समझ में आता है उसको ठीक है, और नहीं भी समझ में आता है ना तो वो सर लिखवाते भी हैं, पिंडल सर डायरेक्ट लिखवा करके पार हो जाता है, ठीक ना। तो उतना ज़्यादा टेंशन इसमें नहीं लेना, बस कोशिश करना है कि सारा चैप्टर ट्रेड का पढ़ लें, प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद में सारी चीज़ आपको दिक्कत नहीं होंगे फिर, ठीक ना। आइए देखिए कल एक जहाँ तक हम पढ़ाए थे हम आपको, तो वहाँ तक हम आपको अपशिष्ट चुंबकत्व के बारे में बताए थे। अपशिष्ट का मतलब शेष रह जाना, जैसे चुंबकत्व हटाएं, फिर वहाँ पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र था कुछ अगर बच गया है तो उसको अपशिष्ट कहते हैं। एक होता है निग्राहिता शब्द होता है, ठीक ना। निग्राहिता, चुंबक में एक शब्द होता है कि निग्राहिता क्या है, तो लिखिएगा इसको। निग्राहिता जो है, जैसे अपशिष्ट चुंबकत्व में अपशिष्ट चुंबकत्व को हटाएं, जो चुंबक को हटाने के लिए जो शेष वहाँ पर बचा तो उसको अपशिष्ट कहते हैं। तो उसको हटाने के लिए जो भी बल का प्रयोग उसमें किया गया है, फोर्स का प्रयोग किया गया, तो उसी को निग्राहिता शब्द कहते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर निग्राहिता जो शब्द है, हो सकता है अगर पूछा जाएगा, सब ट्रेड का शब्द है, ठीक ना। तो लिखिएगा यहाँ पर कौन सा निग्राहिता शब्द लिखिएगा, कौन सा निग्राहिता। ये निग्राहिता शब्द क्या है, तो लिखिएगा निग्राहिता जो है, ये लिखिएगा ऐसे करके डैश दे करके लिखिएगा निग्राहिता में, और यहाँ पर इस तरह से करके जो हम लिखवा रहे हैं उसको लिखिएगा निग्राहिता में कि अपशिष्ट चुंबकत्व को हटाने के लिए लगाए जाने वाला वह बल निग्राहिता कहलाता है। अब यहाँ पर याद रखना कि अस्थाई चुंबक का जो निग्राहिता होता है, अस्थाई चुंबक का वो ज़्यादा होता है। अस्थाई चुंबक का निग्राहिता क्या होता है, तो अस्थाई चुंबक का जो निग्राहिता होता है वो अधिक होता है, मतलब ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक ना। लेकिन अगर पूछेगा अस्थाई चुंबक का, तो अस्थाई चुंबक का अगर हम बात करें तो अस्थाई चुंबक का निग्राहिता जो होता है, निग्राहिता जो बल होते हैं वो क्या होता है, निग्राहिता बल वो क्या होता है, तो कम होता है। कौन सा, कम होता है, इसका कम होता है, ठीक ना। ये 2 पॉइंट आपको क्या करना, ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये अगला शब्द है जिसका नाम है चुंबकीय रिसाव। नाम है कौन सा, चुंबकीय रिसाव। ये पूछा नहीं है कहीं, चुंबकीय रिसाव की अगर बाद में करें तो ये चुंबकीय रिसाव पूछा नहीं है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा ना तो ध्यान में रखिएगा, हो सकता है चुंबकीय रिसाव। रिसाव का मतलब क्या होता है, कहीं पर बह जाना, जैसा इस तरह से करके नहीं होता, पानी से आपको लग रहा होगा। तो जो चुंबकीय रिसाव है ना, इस चुंबकीय रिसाव को हम लोग लिखते हैं कैसे, तो इसको हम लिख लेंगे फाई टी। फाई का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है,
फ्लक्स होता है, तो इसको टोटल निकालेंगे और बराबर क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे, फाई लिखेंगे और यहाँ पर उपयोग कितना किया गया और प्लस फाई लिखेंगे और उसके बाद में लॉस कितना किया गया, ठीक ना, एल कितना मतलब लीकेज कितना किया गया। ये फार्मूले हैं, इसको आपको ध्यान रखना। मतलब अगर टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो जो उपयोग है और जो लॉस लीकेज होगा वो दोनों को क्या करना, ऐड कर लेना। यहाँ पर हम लोग हिंदी में लिख लेंगे कि इसका मतलब क्या है, नहीं तो कल के डेट में याद नहीं रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू फाई टी का मतलब कुल फ्लक्स है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कौन सा, कुल फ्लक्स है। कौन सा, कुल फ्लक्स है। इसके बाद में इसका मतलब क्या है, ये है फ्लक्स में किया गया उपयोग है, ठीक ना, कौन सा, उपयोगी फ्लक्स है। कौन सा ये जो यू का मतलब है उपयोगी फ्लक्स है। कौन सा, उपयोगी फ्लक्स है। इसके बाद में अगर बात करें ई एल का मतलब क्या है, तो एल का मतलब लीकेज फ्लक्स है। कौन सा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कौन सा, लीकेज फ्लक्स लिखेंगे। कौन सा, लीकेज फ्लक्स लिखेंगे, ठीक ना, कौन सा, लीकेज फ्लक्स। और लगभग 2-3 लड़के फ़ोन किए हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं ना वहाँ से पढ़ रहे थे, कुछ चीज़ें वहाँ से भी समझ में आ रहा है, ठीक ना, लेकिन आपका लैंग्वेज, बोलने के तरीके, भले आप लिखवा रहे हैं देख देख के ही कॉपी से या कुछ समझा भी रहे हैं, और हमें लगता है कि आप जहाँ तक 10th क्लास के एनसीईआरटी जो पढ़े हुए हैं वो चीज़ों को समझा रहे हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक ना। तो 10th क्लास में जहाँ से आ जाता है और 9th क्लास से जहाँ से कुछ मिला के आ जाता है ना, तो वहाँ पर समझाने में हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हम कई बार एनसीईआरटी पढ़े हैं, वीडियो भी अपलोड किए हैं ऐप्स पर बहुत अच्छे तरीके से। लगभग अगर हमको लगता है कि कोई भी बच्चा को अगर सजेशन हम देते हैं, मेरे हिसाब से अगर उनको कहीं भी नहीं चीज़ें समझ में आ रहा है, मानना बात न मानना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। अगर उनको कहीं से फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा, केमिस्ट्री नहीं समझ में, बायोलॉजी, अगर ये तीनों नहीं समझ में आ रहा उनको सही ढंग से एनसीईआरटी का चीज़ें, तो वो चीज़ें हमें लगता है कि अगर मेरा वो कोर्स ले लेता है जो भी लगभग 99-100-200 रुपया है, और अभी भी पड़ा हुआ वीडियो, और वो हमेशा रहेगा, उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ाएं, ठीक ना, नोट्स अगर बनाएगा तब। इसीलिए मैथ भी उसमें फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं। किसी को अगर नहीं समझ में आता है कि सर हमको वहाँ से पढ़ रहे नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करिएगा, खाली मेहनत ईमानदारी पूर्वक 1.5 साल करिएगा ना, उधर से भी पढ़िए इधर से, अगर पढ़ लेता है, समझ लेता है, नोट्स बना लेते हैं, तो हमको लगता है कि मैथ में भी दिक्कत नहीं, साइंस में भी। फाउंडेशन बैच में भी अभी रेशियो चालू करने वाले हैं, 45 वीडियो में सिर्फ फंडामेंटल मैथ पढ़ाए हैं, ठीक ना, फाउंडेशन मैथ में सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ाए। तो ये सब कोई भी अगर दोस्त आपको है, अगर उनको पढ़ना चाहता है तो उनको बताइएगा कि आप बिल्कुल आंख मूंद के जुड़िए और उनसे मेहनत करके देखिए, आपको कोई भी गाली सुनने के लिए नहीं मिलेगा। इस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी लास्ट में जाते जाते प्यारा सा कमेंट, और 200-250 बच्चे हमेशा वीडियो देखता है, ठीक ना, हमेशा हम देखते हैं, लेकिन लाइक उन लोग नहीं करता भैया। मेरे 12 बजे वीडियो रात में बनाते हैं, तब जाकर के मॉर्निंग में अपलोड करते हैं, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, अपना मेहनत है, काम करते रहना, ठीक ना। आगे बढ़े, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए इसमें हम दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अगला जो शब्द है जिसका नाम है कौन सा, एक नाम है जिसका नाम है सस्टेबिलिटी। कौन सा, सस्टेबिलिटी नाम है, तो इसको लिखिएगा, ये भी हो सकता है पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सस्टेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, कौन सा, ससेप्टिबिलिटी, ये लिखिएगा। ससेप्टिबिलिटी का मतलब है, इसका इंग्लिश में भी वैसे लिखते हैं ससेप्टिबिलिटी, ठीक ना, ससेप्टिबिलिटी इंग्लिश में भी वैसे लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी वैसे लिखते हैं, हिंदी में भी वैसे ही उच्चारण लिखते हैं इसको, ठीक ना। ससेप्टिबिलिटी ये है क्या, देखिए इसमें रेंज होता है, उस रेंज को आपको ध्यान में रखना। ससेप्टिबिलिटी में क्या है, रेंज है। जैसे इसको हम लोग लिखते हैं कौन सा, ये सबसे पहले मात्रकहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये पूछा जाता है, ठीक ना, ये मात्रकहीन है, ठीक ना। ससेप्टिबिलिटी का मात्रक क्या है, ये हीन है। उसके बाद में इसको लिखते हैं एक्स करके, जो ऐसे करके हम आपको पहले लिखवाए थे, म्यू आर माइनस कौन सा 1 इसका रेंज है, ठीक ना, म्यू आर माइनस 1। बाकी इसमें याद रखिएगा, अगर हम बात करें तो देखिएगा इसका जो ससेप्टिबिलिटी होता है, अगर मान लीजिए 1 से ज़्यादा है, एक्स का जो मान है अगर 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो इसका जो होंगे फेरोमैग्नेटिक होगा। कौन सा, ये फेरोमैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर इसका मान जो होता है वो 0 से क्या है, बड़ा है, लेकिन 1 से छोटा है, तो इसका जो मान होगा पारामैग्नेटिक होगा। कौन सा, पारामैग्नेटिक पढ़े हैं। लेकिन अगर यही इसका मान जो होंगे वो 0 से छोटा होंगे, तो ये डाई मैग्नेटिक होगा। कौन सा, डाई मैग्नेटिक होंगे, ठीक ना। कौन सा, माइनस में होगा, मतलब डाई मैग्नेटिक होंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ें भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि ये वाला चीज़ें याद रखिएगा कि इसका जो मात्रकहीन होता है ससेप्टिबिलिटी का, ठीक ना, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये पूछा गया है शायद, हमें लगता है ट्रेड में भी नहीं तो टेक्नीशियन में ज़रूर पूछा है, ससेप्टिबिलिटी का मात्रक क्या हीन है, इस तरह से करके, ठीक ना। अगला है चुंबकीय संतृप्त। क्या, देखिए चुंबकीय संतृप्त नाम से ही पता चल रहा, चुंबकीय संतृप्त जो है, ये चुंबकीय संतृप्त क्या है, तो चुंबकीय संतृप्त जो है ना, ये संतृप्त है। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, संतृप्त है, ठीक ना। चुंबकीय संतृप्त जो है, इसका नाम से कुछ पता चल रहा है, लिखवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। जब यहाँ से डैश दे करके लिखेगा तो कुछ पता चलेगा। लिखेगा यहाँ पर चुंबकीय संतृप्त में लिखेगा, परिनालिका में प्रारंभ में धारा का मान
जिसे परिनालिका, पहले 1 मिनट समझ लीजिए, देखिएगा ये परिनालिका है। परिनालिका के तो आप समझते हुए होंगे, जो परिनालिका होती है यहाँ पर देखिएगा, परिनालिका एक बेलनाकार होता है। कौन सा? एक बेलनाकार होता है, ठीक ना। क्या होता है? एक बेलनाकार होता है। इसमें क्या है, अगर हम इसमें लपेटेंगे इस तरह से करके, इस तरह से इसे परिनालिका में से कुंडली लपेटेंगे इस तरह से करके, ऐसे अगर इसको लपेटते हैं तो इसमें क्या होता है, परिनालिका में अगर क्या करें, इसमें अगर हम धारा बढ़ाते हैं तो धारा बढ़ाने के साथ साथ में चुंबकीय गुणों की वृद्धि होगी। फिर बढ़ाए, मान लीजिए 10 किए तो फिर 10 बढ़ा, 20 किए तो फिर चुंबकीय धारा का जो बढ़ा, इसमें चुंबकीय में गुणों में वृद्धि हुआ, और बढ़ा और बढ़ा। एक समय ऐसा आएगा कि बढ़ेगा ही नहीं, उतना ही रह जाएगा, ठीक ना। फिर नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे आप टेस्ट देते हैं, मार्क्स लाते हैं तो कभी 15 नंबर, 20 नंबर, एक बार 25 नंबर, मेहनत किए तो 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर, 33 नंबर, फिर जाकर के 32, फिर 31, फिर 33, फिर 32, फिर 33, फिर आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो इस तरह से एक स्टेबिलिटी हो जाता है, उसी को संतृप्त कहते हैं, ठीक ना। तो लिखिएगा यहाँ पर जो हम लिखवा रहे हैं, लिखिएगा लिखिएगा परिनालिका में। बाकी परिनालिका के बारे में हम अंदर और आगे बताते हैं, ठीक ना। आगे परिनालिका के बारे में हम लिखवाएंगे। लिखिएगा परिनालिका में प्रारंभ में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय गुणों में वृद्धि होती है। चुंबकीय गुणों में वृद्धि होती है। संतृप्त बिंदु जिसमें अधिक धारा को बढ़ाने पर भी चुंबकीय गुणों में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो फिर वो संतृप्त हो जाता है, ठीक ना। संतृप्त हो जाती है, ठीक है। अब लिखिएगा अगला है धारणशीलता। कौन सा? धारणशीलता, ठीक ना। कौन सा है? धारणशीलता। ये धारणशीलता क्या है समझिएगा जरा, धारणशीलता के बारे में समझिएगा। धारणशीलता, ठीक ना। कौन सा? धारणशीलता के बारे में देखिएगा। अगर धारणशीलता की बात करें तो चुंबकीय गुणों को धारण करने की जो क्षमता होती है वही धारणशीलता है। तो लिखिएगा, इसमें डैश दे करके लिखिएगा, इस तरह से करके। सब पूछेगा नहीं, ये ज़्यादा पूछने का वैसा है नहीं कुछ। लिखिएगा चुंबकीय गुणों को धारण करने की क्षमता को धारणशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारणशीलता। इसका मात्रक याद रखिएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। कौन सा? इसका जो मात्रक होंगे, ये मात्रक क्या होंगे? वेबर पर मीटर स्क्वायर। कौन सा? वेबर पर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। कौन सा? वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लिखिएगा अगला जो है हिस्टेरिसिस। ये हिस्टेरिसिस जो है ना, हमें तो ज़्यादा भी समझ में नहीं आया हिस्टेरिसिस की अगर बात करें, लेकिन फिर भी लिखिए, जो भी चीज़ें समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो ज़्यादा भी टेंशन इसमें नहीं लेना, ठीक ना। इसको लिखेंगे कौन सा? हिस्टेरिसिस लिखेंगे। कौन सा? हिस्टेरिसिस। कौन सा? हिस्टेरिस। अरे यार, वो काहे पुंदी पड़ गया। कौन सा? हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस के बारे में अगर हम बात करें, अगर हिस्टेरिसिस के बारे में बात करें, अगर हिस्टेरिसिस के बारे में हम बात करें तो ये है क्या? हिस्टेरिसिस है क्या, ठीक ना। तो देखिए, इसमें इसका दूसरा नाम होता है बीएच वक्र। कौन सा? सबसे पहले याद रखिएगा, इसका जो दूसरा नाम है, अगर हम इसका दूसरा नाम की बात करें तो इसका जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम क्या है? वीएच वक्र। कौन सा? वीएच वक्र नाम है। कौन सा? वीएच वक्र नाम है, ठीक ना। कौन सा? वीएच वक्र नाम है, ठीक है। कौन सा? वीएच वक्र। इसका आकार संकरा एवं लंबा होता है। इसका अगर आकार की बात करें तो इसका जो आकार होता है वो संकरा और कौन सा होता है? लंबा। संकरा और लंबा होता है, ठीक ना। कौन सा? संकरा हुआ क्या होता है? लंबा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर जो बीएच वक्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसमें जो फिगर है इस तरह से करके, ठीक ना। देखिएगा इस तरह से करके इसमें जो फिगर दिया गया, इस तरह से करके देखिएगा, यहाँ पर जो है इस तरह से करके, इस तरह से करके, ठीक ना। कौन सा? इस तरह से करके। इसमें देखिएगा यहाँ पर पॉइंट कौन सा है? यहाँ पर पॉइंट ओ है। ये संतृप्त बिंदु है। यहाँ पर एक जगह पर आकर के क्या है? तो एक जगह पर आकर के यहाँ पर क्या है? इसी को बोलते हैं संतृप्त बिंदु। कौन सा? ये संतृप्त बिंदु। फिर आगे वो घट रहा नीचे, ठीक है, संतृप्त बिंदु है। और यहाँ पर एच पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है। कौन सा? बी पॉइंट है। और यहाँ पर आर है, मतलब एक इंडिकेटिंग दे रहा है यहाँ पर कौन सा? सी है, ठीक ना। अब यहाँ पर जो हम लिखेंगे फिगर में ना, जैसे हम ओ आर लिखे कि बताओ ओ आर क्या है। अगर हम बात करें ओ आर क्या, तो ओ आर जो है अवशिष्ट चुंबकत्व है। कौन सा?
अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब आप जानते हैं कि अवशिष्ट क्या होता है, वहाँ पर जो शेष बचा हुआ, ठीक ना, चुंबकत्व है, ठीक ना, अवशिष्ट चुंबकत्व है। उसके बाद में ओसी क्या है, तो ओसी जो है निग्राहिता बल है, मतलब उसको हटाने में जो बल लगा, कौन सा, निग्राहिता बल है। अब भाई सर भी लिखवाते चल गए, कुछ समझाए नहीं है, ठीक ना। उसके बाद में बी एच क्या है, बी और एच की बात करें, जो बी एच है, बी एच से पश्चगामी है, कौन सा, पश्चगामी है, कौन सा, पश्चगामी है, कौन सा, पश्चगामी है, ठीक ना, कौन सा, पश्चगामी है, ठीक है, कौन सा, पश्चगामी। बी एच वक्र का क्षेत्रफल, ये नोट में याद रखिएगा, ये हमें लग रहा है ये पूछने की संभावना है। बी एच वक्र का जो क्षेत्रफल होता है, बी एच वक्र का जो क्षेत्रफल होता है, बी एच वक्र का जो क्षेत्रफल होता है, हिस्टेरिसिस हानि कहलाती है, कौन सा, हिस्टेरिसिस हानि कहलाती है, हिस्टेरिसिस हानि कहलाती है, कौन सा, हिस्टेरिस हानि कहलाती है, ठीक ना, कौन सा, हिस्टेरिस हानि कहलाती है, ठीक है, हिस्टेरिस हानि कहलाती है। देखिए अगर कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो कभी कभी सर्च कर लिया करिए, बी एच वक्र का मतलब क्या है, किस तरह से क्या, तो गूगल पे आ जाएगा, ठीक ना। आप थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाइएगा ना, तो हमको लगता है अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, इसको फिगर अब लिखा तो इतना चीज़ लिखवाएगा, इस सबसे काफ़ी हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है कि बी एच वक्र का जो क्षेत्रफल है, जो देहा क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है ना, इस वाला जब सब क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है ना, यही क्या, हिस्टेरिसिस हानि है, कौन सा, यही हिस्टेरिसिस हानि है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक का फिगर देखिए, यहाँ पर लिखा गया, बस फिगर दिया गया था कि अस्थाई चुंबक का है, ये अस्थाई का, हम दोनों लिख देता है, ठीक ना। देखिएगा इस तरह से फिगर बनाया गया, अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक का, यहाँ पर ऐसे करके, और ऐसे, ये अस्थाई चुंबक का बताया, कौन सा, अस्थाई, बस खाली फिगर बना दिए और कुछ नहीं किए थे, अस्थाई चुंबक का। और ई जो है आपको, सब फिगर तो जरा लग रहा था एक ही जैसा, सब लिख रहा था एक ही जगह, थोड़ा सा क्षेत्रफल था, ठीक ना। इसको बोलते हैं अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक मतलब ये छोटा था, कौन सा, अस्थाई चुंबक, ठीक है। तो इसमें जो भी चीज़ें समझ में आया, ठीक है, नहीं आया तो आप सर्च करके भी हिस्टेरिसिस के बारे में आप गूगल पर देख सकते हैं, तो आपके लिए और बेटर होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे परिनालिका के बारे में, कौन सा, परिनालिका के बारे में, ठीक ना, कौन सा, परिनालिका के बारे में। अगर हम परिनालिका की बात करें तो यहाँ से सवाल आपको रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, टेक्नीशियन में भी पूछा जाता है, ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, ठीक ना। परिनालिका जिसको बोलते हैं सोलोनॉइड, कौन सा, सोलोनॉइड, कौन सा, कौन सा, सोलोनॉइड। अगर हम सोलोनॉइड की बात करें, सोलोनॉइड की बात करें तो इसी को परिनालिका कहते हैं। तो अभी हम बनाए थे परिनालिका ना, एक बेलनाकार जैसा होता है, कौन सा, बेलनाकार जैसा। बाकी उसका पूरा डिटेल से परिनालिका के बारे में 10th क्लास में हम पढ़ा रखे हैं, ठीक ना, 10th क्लास में हम पढ़ा रखे हैं। इसमें भी जो सर बताए हैं वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। देखिएगा अगर हम बात करें, ये बेलनाकार है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बेलनाकार है, और इस बेलनाकार में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर लपेटेंगे इसकी कॉइल में इस तरह से करके अगर हम लपेटते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके अगर लपेटेंगे तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या है कि आपको बेलनाकार चुंबकीय की तरह जो हो, इसमें परिनालिका जो लपेटा गया है, इसमें अगर हम बात करें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसमें भी होते हैं। एक तरफ कौन सा, नॉर्थ होंगे इसमें, और एक तरफ कौन सा होंगे, साउथ होंगे, कौन सा, साउथ होंगे। इसका जो बाहर से जाएगा, अगर हम बाहर की बात करें तो वही चीज़ है, नॉर्थ से कहाँ पर, साउथ पे जाएंगे, नॉर्थ से कहाँ पर, साउथ पे जाएंगे, ठीक ना। इधर में भी वही, नॉर्थ से कहाँ जाएंगे, साउथ पे जाएंगे, नॉर्थ से कहाँ पर, साउथ में जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें तो पहले भी पता है, हम आपको बता रखे हैं। लेकिन इसका आंतरिक जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, आंतरिक साउथ से कहाँ पर रहेगा, नॉर्थ रहेगा। और ये समानांतर जाती है, कहाँ पर, ये समानांतर जाती है, ठीक ना, ये समानांतर जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सोलोनॉइड के अंदर क्या होती है, तो सोलोनॉइड के अंदर जो होती है वो समानांतर होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस सवाल पूछा है कि सोलोनॉइड के अंदर में क्या होता है, तो ये समानांतर जाती है, ठीक ना। अब लिखिएगा यहाँ पर यही फिगर है, इसी से आपको सारा चीज़ बताना है। अब यहाँ पर इस तरह से करके पॉइंट दे करके लिखते चलिएगा, ठीक ना। चलिए लिखिएगा, बेलनाकार चुंबकीय की तरह होती है, बेलनाकार चुंबकीय की तरह होती है, बेलनाकार चुंबकीय की तरह होती है। फिर नीचे लिखिएगा, परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होता है, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होता है। और परिनालिका के बाहर, और परिनालिका के बाहर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। फिर नीचे देख के लिखिएगा, ऐसे करके लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, परिनालिका के अंदर में, परिनालिका के अंदर में चुंबकीय रेखा समानांतर चलती है, चुंबकीय रेखा समानांतर चलती है, समानांतर चलती है।
अगर इतनी पॉइंट भी ध्यान में रखते हैं, बाकी हम आपको सारा बता चुके हैं, कहाँ पर सघनता ज़्यादा, कहाँ पर धुरी फैलते जाएगा, जैसे जैसे इसका फिगर याद रखेगा माइंड में, सवाल पूछेगा लैंग्वेज के रूप में तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए टोरोराइड क्या है, कौन सा टोरोराइड है। ये टोरोराइड भी यही प्रकार के, बस उस सकेंद्री होता, वो क्या होता है टोरोराइड जो है वो सकेंद्री होता है, इसको बोलते हैं कौन सा टोरोराइड। ये टोरोराइड क्या है, तो टोरोराइड जो है ना ये सकेंद्री है, मतलब वृत्त में जैसा रहेगा बस, और कुछ नहीं है। जैसे एक ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा और इसी में लपेटा रहेगा, इसी में ऐसे करके लपेटा मिलेगा, इसी करके लपेटा मिलेगा, इसको टोरोराइड कहते हैं। कौन सा, इसको बोलते हैं टोरोराइड करके। ठीक ना, तो इसमें लिखिएगा, इसमें ऐसे करके लिखिएगा सकेंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र होता है, सकेंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र होता है, सकेंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र होता है। अंदर में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होता है, अंदर में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होता है। फिर नीचे लिखिएगा बाहर में कमजोर चुंबकीय क्षेत्र होता है। बाहर में कमजोर का मतलब दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, उसको दुर्बल भी बोलते हैं कमजोर को। ठीक ना, बाहर में कमजोर चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, नगण्य होता है। अब आइए फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ेंगे। कौन सा, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का नियम। और फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के दो नियम है, कितने, दो नियम है। ठीक ना, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का नियम, कौन सा, चुंबकीय प्रेरण का नियम, प्रेरण का नियम। और एक बहुत ही अच्छा सवाल आपसे पूछा जाता है, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का नियम। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसको किसको याद है, एक फैराडे में कितना कूलम होता है। ठीक ना, एक फैराडे में किसका किसका सही जवाब होता है, सारे लोग कमेंट करिएगा, जितना भी सारे वीडियो देखिएगा सारे के सारे, कि एक फैराडे में कितना कूलम होता है। टेक्नीशियन में भी पूछा, ग्रुप डी में भी पूछा, सारा में पूछा। ठीक ना, आप बताइएगा जरूर कमेंट करके। ठीक है, लिखिएगा फैराडे का प्रथम नियम। कौन सा, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का कौन सा प्रथम नियम। और उसके बाद में फिर है फैराडे का कौन सा दूसरा नियम। तो पहले पहला नियम लिख लीजिए, फैराडे का कौन सा प्रथम नियम, उसके बाद में कौन सा दूसरा नियम लिखेंगे। ठीक ना, लिखिए, चीज़ें को लिखिएगा ना तो चीज़ें समझ में आएगा कि क्या लिखवा रहे हैं। दूसरा नियम भी लिखिएगा, लिखिए धारावाही चालक द्वारा, धारावाही चालक द्वारा, धारावाही चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को काटने पर, चुंबकीय क्षेत्र को काटने पर उनमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उनमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल, वाहक बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है, रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है, रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। फिर नीचे लिखिएगा द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। कौन सा, द्वितीय नियम, कौन सा, फैराडे का दूसरा नियम। ठीक ना, कौन सा दूसरा नियम लिखिएगा चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। ये याद रखिएगा, इसका है यहाँ पर कुछ, यहाँ पर लिखिएगा जो ई वाला है, ई d5 बटा कौन सा होता है dt, ऊपर में क्या फ्लक्स है, नीचे क्या रेट है। ठीक ना, तो इसी को बोलते हैं, इसका दूसरा नियम है। कौन सा, इसका जो विद्युत वाहक बल होगा ई बराबर जो होगा d5 बटा कौन सा होंगे dt होंगे। यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको ई बराबर माइनस होता है और d5 और बटा कौन सा dt होता है। ठीक ना, एक किसका होता है, लेंज का नियम होता है। कौन सा, लेंज का नियम। कौन सा, लेंज का नियम। कौन सा, लेंज का नियम। ठीक ना, लेंज का नियम उत्पन्न होने के कारण को विरोध करता है, उत्पन्न होने के कारण को विरोध करता है, विरोध करता। कौन सा, विरोध करता। ठीक ना, कौन सा, विरोध करता। ठीक है, कौन सा, विरोध करता। ठीक ना, अब आइए आगे जो हम लोग लिखेंगे प्रेरित ईएमएफ के बारे में। कौन सा, प्रेरित ईएमएफ के बारे में। कौन सा, प्रेरित ईएमएफ के बारे में। कौन सा, प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक ना, प्रेरित ईएमएफ के बारे में। कौन सा, प्रेरित ईएमएफ के बारे में। इसमें जो ई बराबर होता है, कौन सा, ई बराबर जो होता है BL-V साइन थीटा। कौन सा, BL-V साइन थीटा, BL-V साइन थीटा। ये चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक ना, ये VVI कर लीजिएगा, प्रेरित ईएमएफ है ना, इसको VVI कर लीजिएगा। ठीक ना, ये सवाल अगर न्यूमेरिकल भी याद रखेगा, ये फॉर्मूले भी याद रखेगा तो न्यूमेरिकल पूछे, यहाँ से कुछ भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं। ठीक ना, सारा नाम याद रखिएगा। ये हम आपको बता रहे ई बराबर BL-V साइन थीटा। ठीक ना,
बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व है, कौन सा, यहाँ पर बी क्या है, तो बी जो है चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व है, कौन सा, चुंबकीय फ्लक्स का, ये क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जरूर यहाँ से पूछेगा, ठीक ना। बी ई बराबर बी एल भी साइन थीटा, ठीक है। एल क्या है, चालक की लंबाई है, एल क्या है, चालक की लंबाई है, चालक की लंबाई। आपसे सवाल पूछेगा कैसे, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अगर हम चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व बढ़ेगा, घटेगा, दुगना करेंगे, तिगुना करेंगे, तो सीधा समानुपाती हो रहा है, ठीक ना। भी क्या है, चालक का वेग है, भी क्या है, तो भी जो है वो चालक का क्या है, वेग है, कौन सा, चालक का वेग है। और उसके बाद में साइन थीटा चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। साइन थीटा जो है चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच के ज्या कोण है। ज्या का मतलब साइन थीटा को ज्या होता है, करना ज्या, और कॉस थीटा को कोजिया कहता है, ठीक है। तो ए बराबर याद रखिएगा, ई बराबर बी एल भी साइन थीटा, ई बराबर बी एल भी साइन थीटा याद रहेंगे जब यहाँ से सवाल आएगा। बी क्या है, तो बी चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व है, चालक की लंबाई है, चालक का वेग है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। अच्छा, ई वाला हम बोल दिए थे क्या, गलत बोले थे क्या, कि चालक की लंबाई को बढ़ेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व क्या होगा, ये तो दोनों एक ही तरफ है। ईएमएफ हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में जोड़ना, ठीक ना, कहाँ से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में जोड़ना, ठीक है, इसको इधर से पूछेगा, ठीक है। चलिए अब आइए, मैं अब आपको कहाँ पर है, दाएं हाथ का नियम, कौन सा, बाएं हाथ का नियम। अच्छा, चालक पर लगने वाला बल जो होता है, अगर बल कार्य, चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल, लगने वाला, अगर हम बल की बात करें, चालक पर लगने वाला जो बल होंगे, अगर हम बल की बात करें, चालक पर लगने वाला जो बल होंगे, एफ बराबर कौन सा, एफ बराबर होंगे बी और आई धारा है, और एल और कौन सा, साइन थीटा। बाकी तो इसमें सब पता है, बस आई क्या है, तो आई है जो धारा है, क्या है, धारा है, ठीक है। तो बस वही है, बी आई एल साइन थीटा खाली हो गया, ठीक ना। अब आई फ्लेमिंग के नियम, कौन सा, फ्लेमिंग के नियम में ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी तो पहले सब पढ़े भी है फ्लेमिंग के नियम, तो जो भी कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक ना, लिखिएगा। फ्लेमिंग के नियम, फ्लेमिंग के नियम, तो इसके दो नियम है फ्लेमिंग के, किस, कौन सा, दो नियम, एक दाएं का नियम और एक कौन सा, बाएं का नियम है, यही ना। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और कौन सा, दाएं हाथ का नियम, और कौन सा, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम और कौन सा, बाएं हाथ का नियम, कौन सा, बाएं हाथ का नियम, ठीक ना, बाएं हाथ का नियम, ठीक है। दाएं हाथ का नियम कौन सा, बाएं हाथ का नियम। बस यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहे या बाएं हाथ के नियम कहे, अपनी अंगूठा को इस तरह फैलाना है, जैसे इसको इस तरह से फैलाना है दोनों को, जैसे ये दायां है, ये दायां है, ये बायां है, तो इसको इस तीनों अंगुली को इस तरह फैलाना है, तीनों अंगुली को इस तरह फैलाना है, तीनों अंगुली को इस तरह से फैलाना है, इस तरह से फैलाना है कि इसका जो बीच वाला जो अंगुली होगा, माध्यिका अंगुली हम लोग की तरफ होना चाहिए, हम लोग की तरफ। और ये सारे के सारे 90 डिग्री कोण पर होते, ये भी पूछा जाता है कि कितने डिग्री कोण पर होता है, तो 90 डिग्री कोण पर होता है, ठीक ना। ये भी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, कितने डिग्री कोण पर होते हैं, 90 डिग्री कोण पर। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो है आपको, ये जो दोनों पे अंगूठा है, अंगूठा वाला कैसे याद रखिएगा, तो एगो बल बताता है, एगो गति बताता है। तो बामा, बामा बोलते हैं, बामा मा बामा बामा, बामा का मतलब बायां, तो बा से बल, तो बल कहीं भी रहेगा तो बामा लगाइएगा, गति रहेगा तो दायां लगा दीजिएगा। बाकी ये जो तर्जनी की अंगुली है, ये जो तर्जनी की अंगुली है, ये तर्जनी अंगुली चुंबकीय आपका क्षेत्र बताएगा, और ये क्या बचाएगा, माध्यमा धारा बताएगा। बस बल चुंबक धारा, गति चुंबक धारा, तो ब से बल और ब से बामा, बल चुंबक धारा, गति चुंबक धारा, ठीक है, याद रहेंगे इससे। अब जब ये याद रखें तो अब लिख लीजिए। अब दाएं हाथ का नियम जनरेटर का काम होता है, तो जनरेटर कैसे चालू करते हैं, तो जनरेटर जो हम लोग चालू करते हैं दाएं हाथ से, नियम शादी ब्याह में दाएं हाथ का नियम कौन सा, इसमें जो होंगे जनरेटर का नियम काम करेंगे, कौन सा, ये जनरेटर के लिए, कौन सा, जनरेटर के लिए, कौन सा, जनरेटर के लिए, जनरेटर के लिए। और उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, बायां वाला कौन होगा, तो बायां मोटर के लिए, कौन सा, मोटर के लिए काम करेगा, कौन सा, मोटर के लिए है, कौन सा, मोटर के लिए, ठीक ना, कौन सा, मोटर के लिए। ये है जनरेटर के लिए, ईएमएफ याद करने के लिए, कौन सा,
ईएमएफ ज्ञात करने के लिए किससे है? तो ईएमएफ जो ज्ञात करने के लिए है वो किसके लिए है? दाएं हाथ का नियम है। और ये है चालक की गति की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा? चालक की गति का दिशा, गति का, देखिए गति शब्द आया ना इसमें, गति की दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। और उसके बाद में अंगूठा जो है चालक की गति, अंगूठा जो है चालक की गति, कौन सा अंगूठा इसमें जो होगा, इसमें अंगूठा की बात करें, इसमें कौन सा अंगूठा हो गया? तर्जनी हो गया, कौन सा? तर्जनी हो गया। और इसमें कौन सा हो गया? माध्यमा, कौन सा? माध्यम हो गया, कौन सा? माध्यमा हो गया। अंगूठा क्या होगा? तो इसमें लिखिएगा चालक की गति, कौन सा? चालक की गति। और उसमें अंगूठा क्या होगा बताइए? बल होगा, कौन सा? इसमें कौन सा होगा? बल होगा, गति नहीं, इसमें बल होगा। तर्जनी क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो उसमें भी वही होगा। इसमें भी क्या होगा? तर्जनी जो होगा उसमें भी वही होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यही होगा इसमें। इसमें क्या होगा? तो इसमें जो होगा, अगर हम बात करें तर्जनी, माध्यमा ईएमएफ की दिशा, कौन सा? ईएमएफ की दिशा, कौन सा? ईएमएफ की दिशा। और इसमें होगा विद्युत धारा का दिशा, कौन सा? विद्युत धारा का दिशा, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। चलिए ईएमएफ से शब्द रहेगा तो ये दाएं वाला मारिएगा, कौन सा? ईएमएफ से शब्द रहेगा तो दाएं वाला मारिएगा, ठीक ना। और जनरेटर से याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए देखिए, ये कहीं ना कहीं अगर इंटर लेवल के सवाल में अगर कहीं से पूछता है साइंस, तो ये वाला चीज़ें पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। लौह चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ये लौह चुंबकीय अगर हम क्षेत्र की बात करें, और हमें लग रहा है कहीं ना कहीं पूछा है इलेक्ट्रॉन से करके, लौह चुंबकीय क्षेत्र बोले तो ये डोमेन के निर्माण के कारण होता है, डोमेन के निर्माण के कारण होता है। कहाँ? डोमेन के निर्माण के कारण। उसके बाद में अगला जो होता है कौन सा? अनुचुंबकीय, कौन सा? अनुचुंबकीय। अब अनुचुंबकीय जो क्षेत्र होता है, अनुचुंबकीय जो होता है, क्षेत्र नहीं, अनुचुंबकीय बस याद रखिए। अनु जो चुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय, वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनों की चक्रण के गति कारण, इलेक्ट्रॉनों को चक्रण के गति के कारण, ठीक ना, गति के कारण, ठीक है। और एक कौन सा बचा? कौन सा? प्रतिचुंबकीय, कौन सा? प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय जो होंगे वो कौन सा होंगे? इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति के कारण, इलेक्ट्रॉनों को कक्षीय गति के कारण, कौन सा? कक्षीय गति के कारण, ठीक ना, उच्चक्रण के कारण ही, कक्षीय गति के कारण। चलिए इतना चीज़ हमें पढ़ाया गया ये आपका मैग्नेटिज्म में। और आप टेस्ट दीजिए, कहीं से भी दीजिए, ज़रूर दीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, जो भी नंबर आपके बन रहे हैं, मार्क्स बन रहे हैं। पिछला बार में हम दिए थे लगभग 17 नंबर के, 18 नंबर आया था कट छट के। तो सप्ताह में दुइये वो देंगे, ठीक ना, ज़्यादा भी नहीं देंगे। लगातार कब पढ़ेंगे? जब ट्रांसफॉर्मर वगैरह पढ़ लेंगे तो रिजल्ट दे देगा, तो लगातार करेंगे, ठीक है। कल सेफ्टी एंड सुरक्षा पर चलेंगे, ठीक ना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।